सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। अब देखते हैं गुणधर्म नंबर 7। इसमें दिया गया है सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत छह खंडों से गुणा करने पर प्राप्त राशि का योग शून्य होता है। देखो हमें कोई भी सारणी दी गई, समझ लेना अच्छे से। सारणी को डेल्टा से लिखते हैं, ठीक है। सारणी है जैसे हम यहाँ 3 गुणा 3 क्रम की, ठीक है, ये ले लेते हैं सारणी। देखो पहला अवयव अपने पास हो गया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा क्या होगा पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसके बाद क्या होगा यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसके बाद दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये दिया गया है, ठीक है, कोई भी सारणी। अब इस नियम में क्या कह रहा है, नियम में कह रहा है कि अगर हम इनके जो अवयव है इन अवयवों को और इसके जो सेकंडर्स है उनको गुणा करते हैं। अगर हम देखो पहले ये समझो जीरो कब नहीं आता और जीरो कब आता है। देखो हम सारणी का मान कैसे कैसे याद कर सकते हैं पहले समझ लो, फिर हम बताएंगे जीरो कब कब आता है। देखो अभी हम पढ़े थे एक तो सारणी याद करना, एक सेकंडर्स सबको आता है। देखो तो अगर हम ये लिखें a11, अगर हम इसको हल कर रहे हैं r1 के सापेक्ष, r1 ये है इसमें, तो a11, इसके बाद सेकंडर्स किससे लिख रहे थे f से, तो इसका हम लिखे f11 प्लस फिर a दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर सेकंडर्स, इसके बाद आ जाए अपने पास f में 2 प्लस फिर a13 और यहां से अपने पास क्या आ जाए सेकंडर्स f3। तो ये किसी न किसी सारणी का मान होता है। सारणी का मान इसे ज्ञात करते हैं, सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये किसी भी सारणी का मान होता है जिसमें पहला अवयव और उसका सेकंडर्स गुणा है, फिर अवयव फिर सेकंडर्स गुणा है, फिर अवयव फिर सेकंडर्स। जो इसी प्रकार दूसरा नियम क्या बना सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं a21 फिर क्या आएगा f21 प्लस फिर क्या लिख सकते हैं इसको f क्या लिखोगे 2 आएगा क्या, गलत कर दी, सही है, ऊपर वाला गलत है। यस सर, यहाँ अगर देखो वही समझा रहा सर, मेन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आज तो आ ही गया। देखो ये जो आएगा ना ये लाइन तो आएगी 0 के बराबर, किस बराबर आएगी 0 के बराबर। इसके अलावा अगर हम इनको सही क्रम से लिखते हैं तब इसका मान कितना होगा, सारणी का मान। सारणी याद करने आती है सबको हल करना, या फिर एक बार फिर समझ लो, अगर हम सारणी हल करते हैं तो आप क्या लिखते हो a11 फिर सारणी लिखेंगे इसकी, जो भी सारणी का आएगी यहाँ से। सारणी तो पता है तुम्हें, a11 के लिए सारणी होगी, ठीक है। फिर माइनस लगाते हैं यहाँ, फिर क्या आएगा a12 फिर इसकी सारणी का आती है, फिर हमारे पास क्या आएगा प्लस, फिर हमारे पास आएगा a13 फिर इसकी सारणी का आती है। यही तो है। तो अब ये इस नियम में कह रहा है कि अगर आप इसको इसी क्रम में लेते हो तब तो सारणी का मान ज्ञात कर सकते हो। अगर आप इनका क्रम चेंज कर देते हो कहीं भी, जैसे यहाँ इस आप कोई भी दूसरा लेते हो, यहाँ से अगर आप ऐसे ज्ञात कर लेते हो इसको लिखने के सापेक्ष, या पहले इसका ज्ञात करो फिर इसका या किसी का, तब इसका मान कितना आएगा 0। एक और नियम पढ़ लो क्या कहना चाह रहा है, फिर से पढ़ो एक बार। तेज आवाज में पढ़ो बेटा, क्या नियम है। सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ, सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के सेकंडों से गुणा करने पर प्राप्त राशि का योग शून्य होता है। या तो पंक्ति को अन्य पंक्ति के सेकंड से गुणा कर दो, या स्तंभ के अन्य सेकंड से गुणा कर दो, तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक। अब 0 कब कब नहीं आता वो देख लेते हैं। हम पहले पढ़ेंगे 0 कब आता है, 0 कब कब नहीं आता। देख लो पहले से समझ लो 0 कब कब आता है कब कब नहीं आता। एग्जाम विविध प्रश्न आएंगे उसमें बहुत काम आएंगे। देखो डेल्टा किसके बराबर होगा, अभी मैंने बताया, बता सकते हो डेल्टा किसके बराबर होगा a11 फिर f11, ठीक है। पहली पंक्ति पहले स्तंभ, फिर प्लस में क्या आएगा a12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर f पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, प्लस पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर f पहली पंक्ति, ये आगे डेल्टा का मान बताओ आगे की। तो इससे मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हम किससे मान ज्ञात कर सकते हैं, इसी प्रकार देखो क्या लिख सकते हो। अब देखो हमने r1 के सापेक्ष हल किया, अब इसी प्रकार किस सापेक्ष लिखते हैं r2 के सापेक्ष, फिर r3 के सापेक्ष, फिर हम c1 के सापेक्ष लिख सकते हैं, फिर c2 के सापेक्ष, फिर c3 के सापेक्ष। तो इनका तो डेल्टा मान होगा, ये मान समझ में आया। इससे आप सारणी हल कर सकते हो। अगर दूसरा आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हो इसको
2 1, फिर क्या लिखोगे यहाँ f 2 1 प्लस यहाँ आपके पास लिखोगे f a 2 2, तो यहाँ क्या आएगा f 2 2 प्लस यहाँ कितना आएगा a दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यहाँ में क्या आएगा सेकंड दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ का सेकंड तो a, तो इसका कुछ ना कुछ मान होगा। पर अगर आप इसमें कहीं भी चेंजिंग कर देते हो किसी भी पंक्ति का, जैसे अगर आप चेंज करके लिख दो इसको, देखो a 1 1 प्लस फिर इसमें पास f 1 1 हमने ले लिया, या आप इसको चेंज करके आप 1 1 2 2 कर देते हो, समझ रहे हो। सेकंड दूसरे का है, अवयव दूसरे का है, फिर आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, जैसे दूसरा ले लें, फिर हम ले लें यहाँ से a 1 2 ले लिया, फिर इसका अगर हम यहाँ से चेंज करके लिख दें f 1 1 प्लस या फिर a 1 3 ले लें और इसमें हम सीधा लिख दें f 1 3, तो अब इसका जो मान आएगा वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो अन्य जितने भी आएंगे तो ध्यान रखना, अगर ये समान समान आ रहे हैं तब तो क्या है सही है, नहीं तो फिर 0, इसका मान क्या होगा 0। समझ में आया नहीं? ये सूत्र बनाने आ गए, सूत्र कोई बना सकता है। तो अच्छा अगर मैं तुमसे एक सूत्र बनाऊं, कोई C3 के सापेक्ष सूत्र बना सकता है? क्या बनेगा मेरे को समझाओ, C3 के सापेक्ष क्या सूत्र बनेगा सही? कौन हाथ ऊपर बताओ, कौन बता सकता है C3 के सापेक्ष? जैसे मैंने ये सूत्र बनाया R1 के सापेक्ष, ये बनाया R2 के सापेक्ष, आपको बनाना है C3 के सापेक्ष, कौन बना सकता है? हाथ ऊपर बताओ, लड़का लड़की कोई भी जो बता सकता है। चल बेट सचिन बोल, सचिन हाथ ऊपर किया है। हाँ डेल्टा बराबर a 1 3, चलो ऐसे बोले 13 23 ऐसा समझ जाएंगे हम, तो बोल f 13 हाँ शर्मा मत प्लस a 23 f 23 प्लस a 33 समझ में आ गया? तो ये तो डेल्टा के बराबर है। अगर हम इसमें कोई भी चेंजिंग कर देते हैं कहीं भी, ये अगर समान पद नहीं आते यहाँ से, तब इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, बस ये कह रहे हैं इसलिए, ठीक है ना। तो 0 के बराबर क्या होगा, समझ में आ गया होगा? क्या बोलो प्रॉब्लम है? ये कौन सा नियम था? 7। अब 8वां नियम पढ़ो, नियम नंबर 8। 8 नंबर में, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है सुन लो। अब इसमें ये कह रहा है कि मान लो कोई भी सारणी है, अगर किसी भी सारणी में कोई भी पंक्ति या स्तंभ अगर शून्य हो गया तो पूरी सारणी का मान क्या हो जाएगा शून्य। जैसे मान लो हम ये ले ए कोई सारणी बना लें जिसका अवयव है A B C D E F और इसका है 0 0 0, तो इस पूरी सारणी का मान क्या होगा? ये हम चेंज कर लें, इसलिए ले A इसका 0 फिर C फिर D E F, ठीक है, यहाँ 0 ले लें 0, ठीक है, फिर हम पास ले लें यहाँ से कोई भी ले लें B, ठीक है, फिर 0 फिर E ले लिया, तो अब इसका मान भी क्या होगा 0। ठीक है कि R1 R2 R3 या C1 C2 C3 में से कोई भी अगर एक 0 आ गया, कोई भी एक कर समझ रहे हो, इसमें 3 अवयव होंगे, इसमें 3 अवयव होंगे, तो वो कोई अगर उसके सारे अवयव 0 हैं तो इस पूरी सारणी का मान क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया? कहीं पे अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो आपको हल करने के आप किस तरह के लिखोगे, भी सारणी का मान 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट नियम देखो, 9 नंबर नियम, नियम नंबर 9 पढ़ो बेटा। क्या है? त्रिभुजाकार आयु के सारणी का अवयव उनके विकर्ण गुणनफल के बराबर होते हैं, यही है ना। कोई भी अगर त्रिभुजाकार आयु दिया गया हमें, ठीक है, तो अब देखो त्रिभुजाकार आयु होता क्या, याद है किसी को? देखो त्रिभुजाकार आयु हम क्या पढ़ रहे थे, आयु आयु आया इसमें, ये आयु अपने त्रिभुजाकार आयु जैसे आएगा, हम यहाँ ले लें A B C फिर 0 आ जाए, ठीक, फिर D आ जाए, फिर E है, फिर 0 फिर 0, फिर उनके पास आ गया है ये कोई भी आयु। इसको अगर हम सारणी में चेंज कर देंगे, सारणी में उनके पास क्या आ जाएगी A B C 0 D E, इसके बाद क्या आएगा 0 0 और F। तो ये त्रिभुजाकार आयु है कि नहीं? ये तो है त्रिभुजाकार आयु। तो अब इस सारणी का जो मान होगा वो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इसके जो विकर्ण गुणनफल है ना उनके बराबर होगा। नहीं समझ में? देखो सिंपल सी बात है, आप इसको हल करोगे तो आप इसको पहले इसके सापेक्ष हल करो, किस सापेक्ष? आप इसको C1 के सापेक्ष हल कर दो, C1 सापेक्ष हल करोगे उनके पास क्या आएगा A पहले स्थिर, फिर
देखो ए स्थिर करते तो अब इसका वेव कौन से आएंगे, ये वेव आ जाएंगी, ये तो वेव आएंगे, तो आप क्या लिखोगे डी 0 ई एफ, ठीक है। फिर माइनस चिन्ह आएगा, 0 आएगा, फिर कोई भी सारणी आएगी, फिर प्लस 0 आएगा, फिर कोई भी सारणी आएगी, कोई मतलब नहीं, क्योंकि सारणी बार 0 आएगा तो पूरा वेव 0, ये हट गए। तो अब देखो उनके पास क्या आ गया, ए पहले से आ गया, इन दोनों गुणा करेंगे तो उनके पास कितना आ गया डी एफ, और इसको 0 से गुणा करेंगे माइनस 0, उनके पास कितना आ गया ए डी एफ। देखो ये इसमें कह रहे हैं किसी भी त्रिभुजाकार आव्यूह कि अगर हम सारणी लेंगे उसको हल करेंगे तो उसका मान उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होगा, डायरेक्ट ये आएगा इसको। समझ में आ गया। नियम नंबर 10, नियम नंबर 10 देख लेते अभी। 10 पढ़ो बेटा ध्यान से, क्या है पढ़ ले बेटा, दिखाओ तुम्हें क्या 10 नंबर बोल दो आप, या तो एक लाइन दे रहा 10 नंबर में, यदि किसी सारणी में x के बहुपद को और x के स्थान पर a रखने पर सारणी का मान 0 हो जाए तो सारणी का मान एक गुणनखंड होता है। रिपीट कर रहा हूं, देख लो। यदि किसी सारणी में x के बहुपदों और हो जाए तो x माइनस a सारणी के मान का एक गुणनखंड होता है। आप कह रहे हो समझ में नहीं आया, देखो आपने पढ़े कभी एफ एक्स बराबर पास आ जाए x घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1, ये प्रश्न आ गया, ठीक भाई। क्या आप इसका एक गुणनखंड बता सकते हो, इसका एक गुणनखंड क्या होगा, पता है किसी को इसका एक गुणनखंड क्या होता है? 9th क्लास का है, 12वीं करने का, 12वीं को पढ़ रहे हैं, ये पढ़ा है एक गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, 9th क्लास में पढ़ा था है यार। इसमें x का हम ऐसे मान रखेंगे जिससे पूरा इस सबका मान क्या आ जाए 0 हो जाए, पढ़ा था कभी? एक ऐसी संख्या जिससे इस पूरे समीकरण का मान क्या हो जाए 0, तो अब एक ऐसी संख्या बता सकते हो इससे पूरा समीकरण का मान 0 हो जाए, क्या रखें इससे पूरा समीकरण का मान 0 हो जाए, x का मान हम क्या रखें जिससे पूरा समीकरण का मान 0 हो जाए, 0 पे होते 1 बच जाएगा। अगर हम -1 रखते हैं, देखो यहाँ रखते हैं -1, तो अगर -1 रखने पास कितना आएगा, -1 आ गया, यहाँ कितने आ गए +2 आ गए, यहाँ कितना आ गया -1 आ गया, यहाँ कितना आ गया +1, कितने हो गए, ये तो नहीं हुआ 0, -1 करने पर हुआ नहीं हुआ। अगर हम यहाँ इसको सिर्फ x² ले लेते हैं, चलो सरल करने के लिए अब हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न ले लिया हमने, 2 पीरियड में हटा के ले लिया कि हमारे पास ये एक समीकरण है, हमें इसका एक गुणनखंड ज्ञात करना है। तो प्रॉब्लम आ रही है एक गुणनखंड होता क्या है, इसकी प्रॉब्लम है, वो समझ रहे हो एक गुणनखंड होता क्या है। देखो अगर हम x बराबर -1 इसमें रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, तो इसका अर्थ हुआ x माइनस, यहाँ इसको पक्षांतर के इधर लेके आओ तो x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। समझ में आ गया? ये कोई भी बहुपद था, इस बहुपद में अगर हम x का मान 1 रख दें तो ये पूरा बहुपद क्या हो जाएगा 0, तो इसका x + 1 क्या होगा, इसका एक गुणनखंड। इसका ये अर्थ हुआ कि आप अगर x घात 3 प्लस x घात 2 प्लस x + 1 में अगर x + 1 का भाग देते हो तो इसका जो शेषफल है, शेषफल रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। समझ में आ गया? अब हम आते हैं अपने नियम पे। वो नियम में क्या कह रहा है कि अगर किसी सारणी में x बहुपद x के मान दिए गए हो, क्या दिए गए हो x, और अगर हम x की जगह क्या रख दें a, तब उस सारणी का गुणनखंड क्या होगा x - 1। देखो हम पास एक उदाहरण दिया गया, सारणी में कोई भी सारणी दी गई है, जैसे 1 फिर x है, फिर उसके बाद में x² दे रखा है, इसके नीचे एक उदाहरण हम कोई उदाहरण ले सकते हैं। देखो बुक में है नहीं है, इसके बाद a के पदों में दे रखा है, ठीक है, a के पदों में क्या है a² फिर एक b और b²। जी हमें कोई भी का एग्जांपल ले लिया हल करने की। अभी कह रहा है कि अगर आप x के स्थान पर क्या रख देते हो a, x स्थान पर क्या रख देते हो a, और x के स्थान पर a रखने पर इस सारणी का मान अगर 0 आ जाता है, इस सारणी का मान क्या आ जाता है 0, तो ये अब पक्षांतर करेंगे इसको, तो x - a इस पूरी सारणी का एक गुणनखंड होगा, x - a इस सारणी का एक गुणनखंड होगा। ये समझ में एक गुणनखंड समझ में आ गया? कोई भी ऐसा मान जो हम इस किसी भी एक संख्या को हटा के रखें, ठीक है, और इस सारणी का मान क्या हो जाए 0, तो उस सारणी क्या कहलाएगा एक गुणनखंड। समझ सकते हो?
अब हम क्या देखेंगे, सारणी को गुणा करना। हम कोई भी एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो हमें ये दे दिया दो सारणी, हम पढ़ेंगे क्या अभी, सारणियों को गुणा करना या सारणियों का गुणनफल। तो इसके लिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं। तो पहली मान लो हमें सारणी दे दी जाए 1 2 0 3, एक दूसरे में सारणी दे दी जाए, इससे हम गुणा कर रहे हैं दूसरी सारणी से 0 1 -1 और 2। ठीक है, ये दो सारणी है। तो इन सारणी को हम गुणा कैसे कर सकते हैं? तो सारणी में गुणा करने की कितनी विधियां हैं? दो। पहली विधि तो है पंक्ति को स्तंभों से गुणा करना, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना। जैसे पहला नियम जो अपने बताया, ये अपने पास R1 है, ठीक है, तो R1 को हम किससे गुणा कर सकते हैं? R1 को C1 से गुणा करेंगे, C1 से, और आगे बढ़ के फिर किसको? C2 से। एक नियम था। दूसरा नियम पढ़ेंगे हम। दूसरा नियम क्या होगा? R1 को अब इसमें होता है पंक्ति से पंक्ति गुणा करना। पहला नियम है पंक्ति से स्तंभ गुणा करना, दूसरा नियम है पंक्ति से पंक्ति। तो पंक्ति हमारे पास आएगी R1, तो R1 को हम किससे गुणा कर देंगे? अगली दूसरी सारणी के R1 से, दूसरी सारणी के R1 से, फिर दूसरी सारणी के R2। अब उदाहरण देखते हैं। पहले हम पढ़ते हैं स्तंभ से पंक्ति गुणा, जो हम आगे में पढ़ रहे थे, सेम वो का उदाहरण। ठीक है, अगर आगे में आप गुणा करना नहीं है तो अच्छे समझ सकते हो। देखो गुणा कैसे करते हैं। तो हम पहले गुणा कर रहे हैं पहली पंक्ति को, ये पहली पंक्ति है R1, इसको हम पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं। देखो तो ये अपने पास क्या आएगा? सारणी स्तंभ से नहीं जल्दी, पहला नियम यही समझा रहा हूँ तुम्हें। स्तंभ से पंक्ति, जो मैं आगे पढ़ चुके वही बता रहा हूँ, उसके बाद सेकंड बताऊंगा। ये भूल गए तो याद आ जाएगा ना फिर से, जिसको याद नहीं है मान लो गुणा करना। देखो अब पहला अपने पास इसका R1 का पहला अवयव, यहाँ गुणा कर रहे हैं R1 C1। क्या गुणा कर रहे हैं? R1 C1। इसका पहला अवयव 0 से गुणा होकर आ जाएगा 0। फिर इसका जो पहला, इसका दूसरा अवयव, इसका दूसरा अवयव से गुणा होगा, कितना आएगा? +-2। ठीक है, ये गुणा हो गया R1 C1। अब यहाँ गुणा करके लिखना है आपको R1 C2। तो माइनस इस 1 को गुणा करेंगे 1 से, कितना आएगा? 1, फिर प्लस से लगाएंगे और इस 2 को इससे गुणा करेंगे 2 से 4। तो ये गुणा हो गया R1 C1। फिर यहाँ लिखना हमें R2 C1। अब R2 को, ये R1 था, ये R2, इस R2 को अब आपको गुणा करना है C1 और C2 से। तो इस 0 गुणा करेंगे, 0 से कितना आएगा? 0, प्लस इस 3 को किससे गुणा करेंगे? -1 के पास आएंगे माइनस के 3। इसके बाद में इस 0 गुणा करोगे आप 1 से, यहाँ गुणा हो रहा है R1 C2। 0 गुणा करेंगे 1 से 0, प्लस 3 को इससे गुणा करेंगे 6। आगे यहाँ तक देखो तो हमारे पास कितना आगे? सारणी का मान क्या है? -2 -3 5 6। ये हो गया गुणा। देखो इनका दोनों का मान समान आएगा। तो ये अपना कौन सा नियम था? पंक्ति से स्तंभ को गुणा किया। अब हम पढ़ेंगे स्तंभ से स्तंभ गुणा करना, सॉरी पंक्ति से पंक्ति गुणा करना। पंक्ति से पंक्ति, देखते हैं दोनों का मान समान आता है या अलग अलग। देखो अब देखते हैं, ये उदाहरण लेते हैं हम 1 0 2 3। गुणा में हम किससे गुणा कर रहे हैं? 0 -1 1 2। जरूर नहीं आप दोनों नियमों को पालन करो, जो आपको सरल लगे उसका करना। अगर आपको ये नियम समझ में आता तो ये करना, और समझने के लिए भी समझ लो। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी आएंगे जिससे इससे सिद्ध नहीं हो रहा, मान लो आप इस सिद्ध करने वाला प्रश्न आएंगे, कुछ है एक दो उदाहरण, अगर वो इससे सिद्ध नहीं हो रहा तो वो इससे सिद्ध करने पड़ेंगे। फिर तो आप कहोगे सर इसको गुणा क्यों एकदम पढ़ाई नहीं करनी, तो इसलिए पहले समझा देता हूँ। ठीक है, सिद्ध करना मैं सामान्य है तो बेटा किसी भी सिद्ध करना तो किस हिसाब से संख्यात्मक मान तो 100% सही आएगा। मान लो इसको हल करने पर संख्यात्मक, अगर मैं x y z a b से लिख देता हूँ तब समान नहीं आएंगे, तो वो घात के रूप में अलग अलग आ जाते हैं, होते तो बराबर है। जैसे ये संख्या आ गई, मैं लिखा 5, अब मैं इसको सिर्फ लिख सकता हूँ 8 - 3, ठीक है, +2 गुणा 4, ठीक है, भाग 8, ठीक है, और अभी नहीं हुए तो और भी कर देता हूँ -1। तो अब देखिए बराबर है, हाँ अब तो कभी तो बराबर है, बराबर बराबर, तो वो गड़बड़ तो जाती है ना, इसको हल करने पर बराबर आता है कि नहीं, बराबर आएगा मेरे को पता नहीं, 1 हो गया 1 हो गया, सही तो है, बराबर 5 है, 5 के बराबर है, समझ में आया? तो ऐसे जरूर नहीं सिद्ध करने में, संख्यात्मक मान हमेशा बराबर आएगा, पर सिद्ध करने में देखो, अब देखो, अब इधर देख लो बेटा, हम R1 को किससे गुणा करेंगे? R1 से। देखो ये R1 है और ये भी R1 है, दोनों R1 से R1 गुणा करके लिखना है। तो अब जो इसको हल करेंगे तो आएगा R1 और R1। तो बताओ क्या लिखोगे आप? 1 को गुणा करोगे 0 से 0, फिर 2 को गुणा 1 से करोगे +2, आगे फिर यहाँ लिखेंगे R1 को किससे गुणा कर रहे हैं? देखो अब यहाँ से गुणा कर दिया, अब इसको इधर ला किससे गुणा कर दो? R1 को R2 से। हमारे पास क्या आएगा? -1 और कितना आगे? +4। अब इस गुणा करोगे, ये अपने पास है R2
तो R2 को किससे गुणा करोगे? R1 से। तो यहाँ 0 गुणा होगा 0 से 0, ठीक है, फिर प्लस के आगे 3 आगे, इसके बाद क्या आएगा? अब R2 को गुणा करना आपको R2 से, कितना आएगा? 0 प्लस 6, ये आ गया, तो उनके पास ये आ गया 2 3 3 6। समान आया क्या? समान नहीं यार, अब इसको हल करके देखो समान आएगा कि नहीं आना चाहिए, समान नहीं आएगा तो फिर नियम बदलने पड़ेंगे भाई, नियम गलत हो जाएगा, समान नहीं है तो इसको गुणा करो, कितना आएगा? हल करो इसको, माइनस के 12 फिर माइनस 3 आएगा, इससे गुणा करो कितने आएंगे? 15, तो प्लस के 15 हो गए, तो इसके उत्तर आ गए 3। इसको हल कर देखो, इससे गुणा करो 6 दूनी 12 और इससे गुणा करो कितने आएंगे? 9, 12 में से 9 कितना आ गए? 3। देखो बराबर आ गए। यहाँ तो बराबर नहीं है, साढ़े दोनों बराबर नहीं है, पर गुणा करने पर लास्ट मान बराबर आएंगे, ठीक है संख्यात्मक मान। अब समझ में आ गया? तो ये गुणा करना आ गया, आप कौन से यूज करोगे? इसी के करो मेरे साथ से, चलो सही कर लेना। अब निकालो प्रश्न।